तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़ लिया कि गांधी ने एरा स्टार्ट किया था। गांधी ने एरा में पहले हम लोगों ने पढ़ा कि गांधी जी से पहले जो मूवमेंट चल रहा था तो वो तो नॉर्मल था, यानी पब्लिक का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम था। महात्मा गांधी जी के आने के बाद पब्लिक का रोल बढ़ गया। पहले महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे उन्होंने अपार्थाइड या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसे बोलते हैं, नस्ल भेद करने वाले लोगों के अगेंस्ट मूवमेंट किया था। वहां पे ये सक्सेसफुल रहे। वहां पे उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस बनाने के बाद और वहां पे इंडियन और वी कैन से कलर्ड पीपल को उनके राइट्स दिलाने के बाद महात्मा गांधी जी इंडिया आए 1915 में, जनवरी का महीना। इंडिया आने के बाद पहले उन्होंने सोचा कि पूरे देश में कंडीशंस का पता लगाते हैं, कैसी हालत है देश की, उसके अकॉर्डिंग फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। इनके एक राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो कुछ ना कुछ चीजें नई हो सकती है ना, क्योंकि काफी सारी चीजें होंगी। हालांकि ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, मतलब जब मैं पढ़ाऊंगा उसी के अंदर पूरा का पूरा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बोला कि ऐसा करो, डायरेक्टली किसी पार्टी को ज्वाइन मत करो, पहले आप एनालाइज करो, उसके बाद पार्टी को ज्वाइन करना। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि पहले 1-2 साल पूरे देश में देख लेते हैं कहाँ पे क्या समस्याएं हैं। जब वो देखने निकले तो उनको मौका मिला चंपारण में, वहां पे उन्होंने मूवमेंट किया, सक्सेसफुल रहे। फिर अहमदाबाद और खेड़ा 2 जगह हैं, वहां पे भी उन्होंने मूवमेंट किया और सक्सेसफुल रहे। 3 जगहों पे मूवमेंट करने के बाद 1919 में खिलाफत का इशू क्रिएट हुआ। और 1919 वो ईयर है जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, पहली वाली। गांधी जी को लगा कि इंडिपेंडेंस दी जा सकती है इंडियंस को, बट इंडिपेंडेंस नहीं दी गई। तो ऑटोमन टर्की वाले जो खलीफा के साथ मिसबिहेव किया गया था, उसकी वजह से मुस्लिम लोगों ने मूवमेंट चलाया जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने सोचा कि ये मूवमेंट अच्छा है, मुस्लिम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, क्यों ना हिंदुओं को भी लेकर एक मूवमेंट किया जाए। और तब कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा गया कि एक मूवमेंट चलाएंगे जिसका नाम होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर कुछ टाइम के बाद हुआ क्या, रन तो कर दिया, लेकिन फिर मुस्लिम लोगों ने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ क्यों कर लिया? क्योंकि कमाल पाशा ने बोला कि वो अपनी कंडीशन से हैप्पी है, उसके लिए आप मूवमेंट मत करो। फिर गांधी जी ने इंडिविजुअली, मतलब सिर्फ हिंदुओं ने वो मूवमेंट को कंटिन्यू किया। 1922 फरवरी में एक इंसिडेंट हो गया जिसका नाम था चोरी चोरा इंसिडेंट। उसके बाद वायलेंस हुआ, मतलब उस इंसिडेंट में वायलेंस हुआ। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि वायलेंस नहीं होना चाहिए था, और क्योंकि वायलेंस हो गया है इसलिए मैं मूवमेंट को वापस लेता हूं। तो फरवरी 1922 में मूवमेंट वापस ले लिया गया और फिर अगले 8 सालों तक मूवमेंट नहीं किया गया। देन उसके बाद 1913 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट किया गया। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के अंदर आपको मालूम ही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी जी की 11 डिमांड्स है ना। मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो 11 डिमांड्स ब्रिटिशर्स ने मानी नहीं, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए नहीं। फिर पहली में नहीं जाने के बाद ब्रिटिशर्स को ये फील हो गया कि बिना इनके काम चलेगा नहीं। तो फिर कांग्रेस के लीडर्स, जिसमें हम महात्मा गांधी जी की बात कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात कर सकते हैं, उनसे बातचीत की गई। और 2 नाम हमने पढ़े थे, तेज बहादुर सप्रू, याद आ रहा है कुछ, ठीक है, जयकर, उन लोगों ने कुछ मदद की, आपस में डील हुई, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचे मूवमेंट के वो बातचीत करने के लिए, बात बनी नहीं। गांधी जी वापस लौटकर इंडिया आ गए, और इंडिया में आने के बाद दोबारा से इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट को रिज्यूम कर दिया। देन फाइनली पेस खत्म हो गया था, क्योंकि दोबारा से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, मारना पीटना अरेस्ट करना। और हमने देखा था कि 90,000 लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया था। जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी जी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, उन सभी को जेल में डाल दिया गया था। और तब जाके महात्मा गांधी जी को लगा कि दोबारा से वायलेंस होने लग गया है, या फिर बड़े लेवल पर वायलेंस होने की संभावना है। ये चीज समझते हुए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। ये यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। ये अभी तक की कहानी थी। चलिए, समझ में आई थोड़ी थोड़ी स्टोरी। पूना पैक्ट, हाँ, पूना पैक्ट, बिल्कुल, हाँ हाँ। वो एक चीज मिस हो गई,
वही ना, इंसान में गलतियां हो जाती है ना। पूना पैक्ट बेसिकली था क्या, गांधी जी ने वो डिप्रेस क्लास के लोगों को हरिजन नाम दिया, अम्बेडकर जी उस बात से खुश नहीं थे, तो उनके बीच में एक खाई थी, खाई को पाटने के लिए थोड़ा बीच में थोड़ा बात की गई कि हम आपको सीट्स प्रोवाइड करेंगे, आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत मांगो, और सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगने के बदले में उनको कुछ सीट्स दी गई लगभग 140 के आसपास, जबकि ब्रिटिशर्स उनको 71 सीट्स के आसपास दे रहे थे। और यही चीज को लेकर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर अगेन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड होगी, थर्ड में गांधी जी फिर से नहीं जाएंगे और उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं, तो वो चीज अपनी कंबाइंड क्लब हो गई, खत्म। और फिर मूवमेंट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट को 1934 में, यानी एक तरीके से मूवमेंट खत्म। अब जब भी कोई चीज हो जाती है, जैसे मान लो दो लोगों में लड़ाई हो गई और लड़ाई के बाद दोनों पिट लिए और फिर थक के बैठ गए, तो अब वो सोचते हैं कि यार इससे आउटकम क्या निकला। आउटकम का मीनिंग कि लड़ाई क्यों की थी, और जब लड़ाई हो गई तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी पर, लोगों पर, या फिर उनकी लाइफ में। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की, और इसमें हमें ये देखना है कि जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो गया तो उस मूवमेंट के बाद क्या आउटकम निकला, या फिर क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा लाइफ के ऊपर, लोगों की लाइफ के अंदर, है ना। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे इसमें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिड नॉट सक्सीडेड इमीडिएटली इन विनिंग फ्रीडम। जैसे कि हमने पहले देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि नॉन कॉपरेशन से इंडिपेंडेंस तो नहीं मिली, जबकि गांधी जी ने बोला था कि 1 साल में इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। वैसे ही अगर हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की, तो जिस चीज के लिए, जो फ्रीडम को अचीव करने के लिए मूवमेंट किया गया था, वो तो नहीं मिली। तो अगेन वही क्वेश्चन उठता है, तो क्या हम इस मूवमेंट को फेलियर मान लें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेम चीज है कि मान लो आपने तैयारी की, यूपीएससी दिया, प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस दिया, मेंस में नंबर कम आए और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी नहीं सीखे। आपकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, बहुत कुछ आप सीख चुके होते हो। तो वही चीज यहाँ पर है, मूवमेंट हुआ, फेल हो गया, बट ऐसा नहीं है कि उससे हम कुछ नहीं सीखे। उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आउटकम निकला, वो 1 बाय 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला देखिए क्या आउटकम निकल रहा है, उस मूवमेंट से क्या वैल्यू पब्लिक के बीच में पहुंची। तो पहला है द मूवमेंट caused a tide of patriotic fervors in the country that would not leave the government in peace। पैट्रियोटिक का मीनिंग होता है देशभक्ति की भावना लोगों के मन में बैठ गई, और ये ऐसी देशभक्ति बैठी है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी सुकून से रूल नहीं कर पाएगी। अब लोगों के साइकोलॉजी में ये बैठ चुका है कि ये लोग आउटर हैं, दूसरी कंट्री से आए हैं, एलियन बोलते हैं बेसिकली इनको इंग्लिश टर्म में। एलियन का मीनिंग ये होता है कि दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, और ब्रिटिशर्स चाह कर भी इंडियन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका फिजिकल अपीयरेंस या फिर हम बात करें कलर डिफरेंट है। वो कितना भी यूनिटी दिखा लें तब भी वो इंडियंस जैसे नहीं दिख पाएंगे, तो वो एक डिफरेंस है, वो बना ही रहेगा, कुछ भी कर लो। तो द गवर्नमेंट विड्रू द वैन ऑन द कांग्रेस इन जून 1934। अब जब मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस के ऊपर से बैन हटा दिया। द सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट डिड नॉट मीन दैट पीपल हैड अबंडन्ड देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जो ये मूवमेंट खत्म हो गया, सस्पेंड हो गया दोबारा से, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोग भूल गए कि यार कुछ मूवमेंट हुआ था या नहीं हुआ था। लोगों के मन में मूवमेंट की फीलिंग अभी भी है, वो अभी भी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस मिले, और इंडिपेंडेंस के लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा वो इन फ्यूचर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाइडन द बेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। और इससे हुआ क्या, और ज्यादा लोग, मेरी वॉइस आ पा रही है आप लोगों तक? ठीक है, इस मूवमेंट से होगा क्या, पहले की बजाय और ज्यादा लोग अब क्या हुए, मूवमेंट से जुड़ गए हैं, इनका बेस क्या हो गया है, ब्रॉड हो गया, बढ़ गए हैं लोग इसके अंदर।
ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ सोशल ग्रुप्स लाइक मर्चेंट्स, शॉपकीपर्स, ठीक है, पीजेंट्स, tribals and worker in different part of the country were mobilized for the Indian national movement। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टाइप के लोग, यानी चाहे वो ट्राइबल है, पीजेंट है, हर एक इंसान को मन में ये मालूम पड़ गया कि यार इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जैसे आपने एक सुना ही होगा कि पराधीन इंसान को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता है ना, तो उसके कुछ कहावत बोली जाती है कि पराधीनो सपने ही सुख नहीं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट होता है। तो वैसे ही लोगों को ये मालूम पड़ गया कि जब तक एक दूसरी कंट्री के लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं तब तक हम सुकून से नहीं रह सकते हैं। और ये अब बहुत सारी पब्लिक को मालूम पड़ चुका है, मतलब जो बेस है उनका मूवमेंट करने का वो बढ़ गया है। यहाँ पे आप साइड में फोटो देख सकते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू की फोटो है, आपको दिख रही होगी, दिख रही है। बस ये फोटो थोड़ा सा फील दिलाने के लिए है कि हाँ आप देख पाए इन चीजों को। तो दो इम्पैक्ट वो रहे। थर्ड इम्पैक्ट क्या निकला? इट मेड पीपल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। और इससे एक ये चीज भी समझ में आ रही है, लोगों को ये समझ में आ गया कि यार नॉन वायलेंस की वैल्यू कितनी ज्यादा है। अब ये कैसे समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट चाहे तो इनके ऊपर बहुत सारे केस लगाकर मार सकती है, पीट सकती है, जेल में डाल सकती है, लेकिन ये बार बार छूट जाते हैं। तो इनको मालूम पड़ा कि यार नॉन वायलेंस में दम तो है, ठीक है। पीपल कुड रजिस्ट वायलेंस विद टॉलरेंस एंड करेज। और अब लोग और ज्यादा नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर नॉन वायलेंस करेंगे ना तो ज्यादा मामला बढ़ेगा नहीं। वो सिंपल सी बात है कि एक इंसान पीट रहा है तो दूसरा इंसान पिट ले तो मामला बढ़ेगा नहीं। मालूम पड़ा एक ने पीटा, दूसरा और पीटेगा, फिर पहला और पावर से पीटेगा, फिर वो बंदूक निकाल सकते हैं तो ज्यादा नुकसान है। तो उनको नॉन वायलेंस का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि गांधी जी शुरुआत से बोल रहे हैं कि नॉन वायलेंस फॉलो करना है। पब्लिक को नहीं समझ में आ रही थी कि यार नॉन वायलेंस क्यों करना है, आओ लड़ लेते हैं। लेकिन अब पब्लिक को ये मालूम पड़ गया कि डेफिनेटली नॉन वायलेंस उनके लिए हेल्पफुल चीज है। अब आगे देखिए, द मूवमेंट ऑल्सो पॉपुलराइज न्यू मेथड ऑफ प्रोपोगेंडा। अब होता क्या है, जैसे कि मान लो एक बार सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हमें अपना तरीका चेंज करना चाहिए, और यहाँ पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, रात को लेट तक पढ़ना चाहिए। तो हमने क्या किया, अपना तरीका चेंज कर लिया। वैसे ही यहाँ पे क्या है, इनको नए नए मेथड मालूम पड़े कि यार लोगों तक कैसे अपनी बात पहुंचाएं। क्या क्या मेथड्स है वो? पहला है प्रभात फेरीज। सुबह सुबह निकल जाओ, लोगों से मिलो और बताओ कि देखो भैया अपन को इंडिपेंडेंस चाहिए, मूवमेंट करना है, गांधी जी की बात सुननी है। तो प्रभात फेरियां स्टार्ट हो गई। तो ये फोटो जो आपको दिख रही है वो प्रभात फेरी की है, कि सुबह सुबह लोगों के साथ मिलना। जैसे जो लोग गांव से होंगे ना वो लोग जानते होंगे, पहले लोग क्या थे ना, सुबह सुबह निकलते थे घूमने फिरने के लिए और सबको बोलते थे राम 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 राम। तो वो उनका क्या है, आपस में टॉक हो रही है उनकी मॉर्निंग में। उसी टाइम लोगों को ये अवेयर करना कि यार पैट्रियोटिक फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और सुबह सुबह 15-20 लोग देशभक्ति गीत गाते हुए निकल रहे हैं, तो उससे लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ यार इंडिपेंडेंस तो चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे है, प्रभात फेरीज इन विच 100 of men and women went around singing patriotic songs in the early morning become popular in towns and villages। तो अब देखो सैकड़ों लोग निकल रहे हैं सुबह सुबह गाना गाते हुए, और गाने भी कैसे, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति के। एक तो ये हो गया, प्रभात फेरी निकाल दी। प्रभात फेरी के अलावा क्या कर रहे हैं, हैंड रिटन पत्रिका। अब देखो कितना मेहनत का काम है, हाथ से लिख रहे हैं पेपर, प्रिंटिंग छपाई नहीं हो रही है, हाथ से लिख लिख कर क्या निकल रही हैं, पत्रिकाएं निकल रही हैं। और न्यूज शीट्स, उस टाइम पेपर नहीं है क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल है, एक एक पेज 2 पेज के पेपर निकाले जा रहे हैं। तो उन्हें बोला गया है न्यूज शीट्स वर इश्यूड इन लार्ज नंबर्स, है ना, 50-50 लोग बैठे हुए लिखने में, और वो लिख लिख कर हैंड रिटन पेपर या फिर इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि उस टाइम क्या इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, या फिर आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या उस टाइम दुनिया में कहीं प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी क्या। या फिर एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि बताइए प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में या फिर इंडिया में कब आई, किसी को आइडिया है? और जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है ना, 1919 में 1919 में, अच्छा तो आई उनको, थिंक। हाँ हाँ ठीक है बताता हूँ।
तो उन लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। 2 चैप्टर हैं, एक है 10th एनसीईआरटी में प्रिंट कल्चर, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है कि दुनिया में प्रिंटिंग कैसे आई, ठीक है, सबसे पहले कैसी टाइप की बुक्स छापी गई। चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ आप लोगों को। प्रिंटिंग प्रेस, बेसिकली प्रिंटिंग क्या थी हमारी कंट्री में, बहुत लेट आई, और कौन लेके आए हैं, पुर्तगीज लोग लेके आए हैं, ठीक है, प्रिंटिंग की टेक्निक, और लगभग 1800 कुछ में लेके आए थे। प्रिंटिंग की टेक्निक अभी है इस टाइम, लेकिन क्या है, बहुत कॉस्टली है और इनको अभी आइडिया नहीं कि भाई कैसे करना है। प्रिंटिंग प्रेसेस लगाना बड़ा डिफिकल्ट था, हालांकि लगाई जाएंगी कुछ टाइम के बाद, लेकिन अभी नहीं है वो चीज, ठीक है। अब प्रिंटिंग कहां से डेवलप हुई, तो यूरोपियन कंट्री से डेवलप हुई। चाइना में कुछ बुक्स हैं जो प्रिंट की गई, है ना। सबसे पहली रिलीजियस बुक जो प्रिंट हुई, किसी को आइडिया है कौन सी बुक हो सकती है, धार्मिक बुक, क्या है, ईसाई, ईसाई कौन सी बुक है, बुक बुक बाइबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले धर्म की बुक, ओके, हाँ, ईसाई धर्म की बुक, ठीक है, बाइबल सबसे पहले प्रिंट की गई बड़े अमाउंट में। अब ऐसे समझो आप, एक पुरानी बुक्स है, जैसे जापान में, चाइना में, यहाँ पे प्रिंटिंग पहले डेवलप हो गई थी, उसके बाद यूरोपियन कंट्री में आई। एक चीज समझिएगा कि जापान और चाइना, जापान में एडो, एडो नाम से जानते थे, वहां एक सिटी है जिसे टोक्यो बोलते हैं आज के टाइम में, उससे पहले एडो बोलते थे, वहां पे प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप हुई। उसके बाद चाइना में टेक्निक आई, और चाइना से फिर पहुंची इटली, और इटली के बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंट में डेवलप हुआ। और क्योंकि इंडिया ब्रिटेन का डोमिनियन है, इसीलिए वो चीजें पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच चुकी थी, इंडिया के अंदर भी। प्रिंटिंग की लंबी कहानी है। जब भी कभी बुक प्रिंट की जाती है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले धार्मिक बुक प्रिंट की जाती है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बुक प्रिंट की जाती है, मतलब की गई, की जाती है तो बोलना सही नहीं होगा, की गई। उसके बाद स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स को प्रिंट किया गया, और फिर अब सोचो आप, पहले रिलीजियस बुक प्रिंट कर दी गई, रिलीजियस के बाद एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बुक प्रिंट की गई, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये अपने स्कूल बुक्स या फिर पाठ्यक्रम या फिर एजुकेशनल बुक्स, एंड देन, क्योंकि अब दिमाग खराब हो चुका है इंसान का, अब वो पढ़ना चाहता है, तो कैसी एंटरटेनमेंट की बुक्स प्रिंट की गई, जैसे हम बोलते हैं नॉवेल्स वगैरह, है ना, वो सब प्रिंट किए गए। तो ये स्ट्रक्चर रहा, और फिर लोगों को लगा कि नहीं भैया, न्यूज वगैरह भी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, तब पेपर वगैरह प्रिंट की, मतलब प्रिंट करना स्टार्ट किया गया। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है ना, ये बेसिक नॉलेज आपको एनसीईआरटी से मिलेगी कि कैसे कैसे कोई चीज डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, हैंड रिटन पत्रिका बनाई जा रही है। ये चीज इसलिए बताई मैंने आपको क्योंकि प्रिंटिंग करना डिफिकल्ट है, और प्रिंटिंग की टेक्निक मोस्टली पुर्तगीज को, ब्रिटिशर्स को मालूम है, और इंडियन प्रेसेस अगर है भी तो उनको ब्रिटिशर्स चलने ही नहीं दे रहे, है ना, छापा पड़ रहा है, सेंसरशिप है उसके ऊपर। सेंसरशिप का मीनिंग ये होता है, गवर्नमेंट को पहले बताना पड़ेगा कि वो क्या प्रिंट कर रहे हैं प्रेस में, और उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रिंट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं सेंसरशिप। अब आगे देखिए, तो हो क्या रहा है, हैंड रिटन पत्रिकाएं हैं, लार्ज नंबर में इशू की जा रही हैं। इवन चिल्ड्रन वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वानर सेना, तो ये ध्यान रखिएगा, बच्चों की क्या बनाई गई, वानर सेना बनाई गई। और ये हम लोगों ने, यहां तो हो ही रहा है, इसी सबको देखते हुए, या फिर ऐसे मान लीजिए कि हिटलर भी मतलब यंग बच्चों की ग्रुप बनाएगा। वो आपने अगर पढ़ा हो एनसीईआरटी के अंदर, किसी ने अगर रीडिंग की हुई है, राइज ऑफ हिटलर नाजिज्म, यानी नाजी पार्टी वाला चैप्टर है जिसमें हिटलर का उदय दिया हुआ है, तो वहां पे भी बच्चों की सेना बनाई गई, और यहाँ पर भी, और बच्चों में भी ध्यान रखो, लड़कियों की अलग से सेना बना दी गई। एंड गर्ल्स हैड देयर ओन सेपरेट मंजरी सेना, ये लिख लेना, इनको याद रखिएगा आप, है ना। और द कैट आर्मी, और इसे क्या बोला गया, कैट आर्मी बोला गया। ये जो जो मैं सर्कल करता हुआ जा रहा हूँ ना, वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब भी हम अपना आंसर लिखेंगे तो ये टर्म्स उसके अंदर होने चाहिए, इससे आपका आंसर इफेक्टिव बनेगा। बाकी जो कहानी लिखना चाहो लिख देना, बट ये टर्म्स होनी चाहिए। तो अब रिकॉल करते हैं, बच्चों की जो है ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, उसे बोल रहे हैं वानर सेना,
लड़कियों की जो है उसे बोल रहे हैं मंजरी सेना या फिर कैट आर्मी। अब इसके अलावा बाकी और ग्रुप भी हैं, वो भी अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जैसे द मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरला एंड द हरिजन सेवक संघ। अब जहां पर भी आ गया हरिजन सेवक संघ, तो ये मान लीजिए ये कौन होगा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और इनके लीडर कौन है, B.R. अंबेडकर। तो यहाँ पे देखिए हरिजन सेवक संघ चेंज द सोशल कंडीशंस, द डिप्रेस्ड क्लासेस वर गिवन एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू वेल्थ व्हिच वाज अर्लियर डिनाइड टू देम। इसका मीनिंग क्या है कि पहले, अभी भी, इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखते हैं न्यूज वगैरह, तो कई बार, अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है कि एक बच्चे ने एक टंकी से पानी पी लिया जो कि अपर कास्ट के लोगों की थी, और जिस बच्चे ने पानी पिया वो लोअर कास्ट का था, तो उसको पीट दिया गया। तो हो ये रहा था पहले कि लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल में जाना परमिट नहीं है ना, एक्सेस नहीं मिल रहा उनको, वो उस कुएं से पानी नहीं पी सकते, उस तालाब से पानी नहीं ले सकते जहां पे अपर कास्ट के लोगों को एक्सेस दिया गया है, यानी वो ले सकते हैं पानी। तो ये सब कुछ चीजें चेंज की जा रही है, उनको परमिशन दी जा रही है कि भैया आप टेम्पल में भी जा सकते हो, ठीक है, आप सेम जगह से पानी पी सकते हो। तो ये क्या है, सोसाइटी में चेंज आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये पढ़ने लिखने और बोलने में अच्छी लग रही है अपन को, हकीकत में इतना भी नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि आज तक हम हमारी कंट्री में देखते हैं तो अभी तक कास्ट सिस्टम बहुत डेवलप है, अभी तक कास्ट सिस्टम फैला हुआ है। तो तब तो सोचो, आज से अपन बात कर रहे हैं लगभग 80-90 साल पहले की, तो तब तो बहुत बहुत जटिल थी समस्या, ये वाली बहुत ही गहराई तक था कास्ट सिस्टम। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, मैं बात क्यों बोल रहा हूँ? हाँ जी, मेरी बात समझ में आ पा रही है ना, कि कास्ट सिस्टम बोला जा रहा है कि ऐसे हम परमिट कर रहे हैं, लेकिन तब भी डिफरेंसेस तो हैं। क्लियर, मेरी वॉइस आ रही है ना? बोल दिया करो बीच बीच में, हाँ ठीक है, गुड। तो अगर आगे देखिए, तो हरिजन सेवक संघ काम कर रहा है। इसके अलावा इट ब्रॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड टू मेक देम इक्वल पार्टनर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। अब जब भी कभी बात आती है कि क्या सिर्फ मेल लोग ही मूवमेंट कर रहे हैं, तो पहली बात तो है कि नहीं, फीमेल भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। अब कोई बोलता है कि आप एग्जाम्पल दो, तो उनको समझा दो कि देखो यार, मेल तभी मूवमेंट कर सकता है बाहर जाके जब उसको घर पे सपोर्ट मिल रहा है ना। अगर घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर मम्मी जो उनकी होगी, मदर है, वो सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर सिस्टर वगैरह सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो बाहर जा ही नहीं पाएगा, घर में 50 काम होते हैं। तो एक तो वो इनडायरेक्ट सपोर्ट है उनका, फीमेल लोगों का, कि भैया वो घर को हैंडल कर रहे हैं, एक तो ये हो गया। दूसरी बात डायरेक्ट सपोर्ट ये है कि जहां जहां भी अवेयरनेस करने की रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई ऐसा सपोर्ट जो फीमेल के थ्रू दिया जा सकता है, जैसे फूड डिलीवर कराया जा रहा है, ठीक है, और भी कुछ हेल्प की जा रही है, तो वो सब कुछ कौन कर रहे हैं, फीमेल कर रहे हैं। कुछ नाम भी आपने पढ़े हैं, जैसे हमने रानी कौंडिल्य का नाम पढ़ा था पिछली बार, है ना, उन्होंने 13 ईयर्स की एज में ही गांधी जी के साथ मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फीमेल हैं जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फीमेल का भी रोल है और मेल का भी इक्वल है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ और सिर्फ मेल लोग ही मूवमेंट कर रहे थे। इतना क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड दैट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर नेसेसरी। अब जब इतना कुछ मूवमेंट हो गया ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगा कि यार नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ हाँ, बात तो सही बोल रहे हो, चेंजेस की तो रिक्वायरमेंट है, और तब गवर्नमेंट लेके आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये चार्टर्स के अंदर है, मतलब कुछ एक्ट जो बनाए गए ना, हम एक्ट को अलग से पढ़ेंगे जितने भी एक्ट थे, तो उसी में से एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये मान लीजिए पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यूं का यूं कॉपी कर दिया हम लोगों ने। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना हमारी कंट्री का, उसमें पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कॉपी है। सिर्फ जहां जहां ब्रिटिश लिखा हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ था, वहां वहां हमने भारत सरकार लिख दिए थे। मतलब उस चीज को हमने भारतीय कर दिया है, नहीं तो हमने ये पूरा एक्ट कॉपी किया है। मतलब इन्होंने बहुत ही सही सोच समझकर
बनाया था, लेकिन क्योंकि उससे फायदा ब्रिटिशर्स को होने वाला था इसीलिए हमें पसंद नहीं आया, नहीं तो एक्ट काफी अच्छा है और ये हमको पढ़ना भी है वो ढंग से। अब इसमें क्या किया, बेसिक 2-3 चीजें जो समझ लेंगे हम लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है, पहला है इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। तो अब पहले समझ लो, यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग है। फेडरेशन क्या होता है, कितने लोग जानते हैं फेडरेशन क्या है? हाँ जी, फेडरेशन का मीनिंग कितने लोग जानते हैं? सर जिसमें सेंटर और स्टेट्स में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, फेडरेशन का मीनिंग ये होता है जहां पर पावर के 2-3 लेवल होते हैं, ये पावर डिवाइडेड है, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल होंगे, यानी मतलब एक से ज्यादा होंगे, मोर देन 1। अगर एक ही लेवल है तो मोनार्की हो गया, या फिर डिक्टेटरशिप हो गया, या फिर वो ऑटोक्रेसी हो गया। तो फेडरेशन का मीनिंग ये है कि पावर के 2-3 लेवल होंगे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो पावर के लेवल कितने हो गए, लेयर कितने हो गए, 3 हो गए यहाँ पे। तो ऐसे ही बोला ये गया कि फेडरेशन बनाना है कंट्री को, सिर्फ एक की मनमानी नहीं चलेगी, पहली चीज से बोली गई। दूसरा बोला गया द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या है, प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को कुछ ऐसे समझिए आप कि हर एक राज्य में अपनी ऑटोनॉमी होगी। ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि वो राज्य अपने रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है। जैसे मान लो हम यूपी में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। मान लीजिए दिल्ली में रूल लाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, कल को मोदी जी बोले कि भैया नहीं देंगे, तो भैया ये ऑटोनॉमी बची नहीं स्टेट के पास। तो स्टेट के पास भी कुछ पावर्स होंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि कल को स्टेट बोले कि हम तो अपनी अलग कंट्री बनाएंगे, तो ये नहीं चलेगी बात। कुछ मामलों में उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है। तो इसे बोला गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देन है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। रेस्पॉन्सिबल का मीनिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होगी वो पब्लिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पब्लिक भूखों मर रही है और गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो इसके लिए। जब कोरोना हुआ था तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, अब वो बात अलग है कि ग्राउंड लेवल पे कितना आउटकम उसका दिखाई पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफी कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि सैनिटाइजर प्रोवाइड करवाना, है ना, मास्क के लिए प्रोवाइड करवाना, जब फूड नहीं था, लॉकडाउन लग गया था, तो फूड प्रोवाइड करवाना, लोगों को ग्रेन्स प्रोवाइड करना। ये सब कुछ क्यों करना पड़ा, क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्यों कर रही है? क्योंकि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अगर मोनार्की होती तो फ्रांस की तरह होता। फ्रांस में मालूम है आप लोगों को, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? पब्लिक गई राजा रानी के पास कि महाराज खाने के लिए रोटी नहीं है, तो क्वीन का रिप्लाई ये था कि रोटी खाते क्यों, केक खाओ, पिज्जा खाओ, मजे से रहो। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा इररेस्पॉन्सिबल रिप्लाई नहीं मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट से। वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अकॉर्डिंग टू वो काम करेगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो किसमें है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और आप देखते हो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारे के सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये चीज हो गई। देन 8th नंबर का क्या है, द मूवमेंट रिवाइव्ड द विल टू फाइट। असली चीज होती है विल टू फाइट, लड़ने की मतलब अंदर से हिम्मत आ जाना, विल हो जाना कि नहीं यार हम इलेक्शन फाइट करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे और फिर अपनी असेंबली बना के रूल्स रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करवाएंगे। क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम होता है रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना। अगर इलेक्शन हम जीत गए तो रूल्स कौन बनाएंगे, इंडियंस बनाएंगे, और जब इंडियंस रूल बनाएंगे तो इंडियंस की भलाई की जाएगी। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, द मूवमेंट रिवाइव द विल टू फाइट द इलेक्शंस in 1937 the Congress achieved positive results in the elections to the Central Legislative Assembly and Provincial Legislative Assembly। हुआ ये कि कांग्रेस को प्रोविंसेस में भी और सेंटर में भी दोनों ही जगह पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट अगर हम वाइज बात करें, यूपी में जिसे हम लोग बोलते हैं यूनियन प्रोविंसेस,
यूपी वाला एरिया, बंगाल बिहार, यहाँ पे भी उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, और जो पूरे कंट्री की होती है इलेक्शंस उसके अंदर भी उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। लेकिन फिर यहाँ पे भी खेल हो जाएगा, इंडियंस को उतना मौका नहीं दिया जाएगा, या फिर उनके लिए अलग से रूल बना देंगे कि तुम्हारे पास ये डिपार्टमेंट ही होंगे, तो वो चाहकर भी उतना वेलफेयर नहीं कर पाएंगे जितना कि उन्होंने सोचा था। लेकिन इतना क्लियर हो गया कि लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि उनको ब्रिटिशर्स को वोट नहीं देना है, या फिर ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, वो इंडियंस लोगों को इस प्लेस पर चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट यहां से हो गई है। तो कोई बोले कि फर्स्ट टाइम इंडियंस को मेजॉरिटी या फिर पॉजिटिव रेस्पॉन्स इलेक्शंस में कब मिला, तो 1937 में। ये वो ईयर है जब इनको रेस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो गया था, 1937। आगे देखो, अब थोड़ा सा हम लोग जरा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। तो एक तो इनको जान लो कि भाई ये सिंबल ऑफ नॉलेज है, और जब हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई थी तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और ये लॉ मिनिस्टर भी रहे, कानून मंत्री जिसे बोलते हैं। और सिंबल ऑफ नॉलेज जैसे आपको सामने दिख रहा है, तो ये जो आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, क्लियर नहीं है, इतनी डिग्रियां थी इनके पास। और आप इनको कभी पढ़ना टाइम मिले फ्री में, आपको मतलब फ्री टाइम मिले तब आराम से गूगल करिएगा कि अंबेडकर जी के पास कितनी डिग्रियां हैं। तो ये लिस्ट दे दी है, बट थोड़ी इमेज काफी बड़ी थी तो छोटी करने पे ब्लर हो गई है, लेकिन आपको देख के मालूम पड़ रहा है कि यार इतनी सारी डिग्रियां है ना, ये सारी डिग्री इनके पास है। ऊपर आपको दिख रहा होगा BA, MA, MSc, DSc, PhD, LLD, पता नहीं क्या क्या है, बहुत ज्यादा डिग्रियां हैं इनके पास। इनका आप टाइम वो देख सकते हैं ऊपर, 1891 टू 1956। इट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वो इंसान है जिन्होंने ब्रिटिश रूल भी देखा है और इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद का टाइम भी इन्होंने देखा है। ठीक है, बस ये फोटो ये दिखाती है कि इनकी नॉलेज और ये पर्सनैलिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से थे, कैसे थे उनके बारे में। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अंबेडकर की कभी भी कांग्रेस के रंग से नहीं बनी, महात्मा गांधी जी से भी नहीं बनी, तब भी हम आज उनको जानते हैं, उनकी फोटो उनकी मूर्तियां जगह जगह लगी हुई हैं। इट मीन्स क्वालिटी तो बहुत ज्यादा रही होगी, है ना। और आप एक चीज भी जानते होंगे कि जहां कहीं भी CM जो हाउस होता है या फिर PM हाउस होता है, वहां पर भी आपको अंबेडकर जी की फोटो मिल जाएगी। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो थोड़ा सा हम बारे में जान लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि भीमराव अंबेडकर ने कंट्री के लिए क्या किया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब। तो एक तो ये स्टेटमेंट ही ध्यान रखिएगा कि भीमराव रामजी अंबेडकर को पॉपुलरली हम लोग बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। अब खेल कहाँ पे जाएगा, UPSC लिख देगा बाला साहेब, BALA, बस थोड़ा सा मामला है, स्टेटमेंट वहीं पे गलत हो जाएगा। लोग जोश जोश में टिक कर देते हैं करेक्ट। बाला साहेब कौन है, समझ रहे हो, BA के अंदर BALA करना है बस, तो मामला गलत गड़बड़ हो जाएगा। बाला साहेब ठाकरे हैं, ठीक है ना, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, जानते हैं ना। यस सर। हाँ, तो बाबा साहेब नाम ध्यान रखिएगा इनका, ये निकनेम पॉपुलरली इस नेम से हम लोग इनको जानते हैं। वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले। ही वॉज अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर एंड एन एमिनिएंट ज्यूरिस्ट। इकोनॉमिस्ट, जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, पॉलिटिशियन, राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानता है, सोशल रिफॉर्मर, जो समाज में चलती आ रही विचारधाराओं को बदलने की क्षमता रखता है, मतलब जो रीति रिवाज जो चेंज वो चलते हुए आ रहे थे उनको बदल दिया, सुधार दिया, रिफॉर्मर। एमिनिएंट ज्यूरिस्ट मतलब जिनको कानून की नॉलेज हो अच्छी खासी। Baba Saheb's efforts to eradicate the social evils like untouchability and caste restrictions were remarkable. इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया वो किस चीज में किया, अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए। अभी तो आप सुन रहे हैं कि ये अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत एक वर्ड के फॉर्म में सुन रहे हैं, लेकिन जब ये किसी के साथ होता है
तो ये बहुत ही डिसग्रेसफुल होता है। ये कुछ इस तरीके से है, मान लो आप 5 दोस्तों के साथ कहीं गए हुए हो, आपने कोई चीज छू ली, उसके बाद कोई दोस्त उस चीज को छुए ना, बोले कि नहीं यार तूने छू ली, अब हम नहीं लेंगे ये वाली चीज, हम नहीं यूज करेंगे, उसे बोलते हैं छुआछूत। उस टाइम हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो एक सर्टेन टाइप ऑफ वर्क ही करेंगे, बाकी दूसरे वर्क करने को उनकी परमिशन उनको नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, बहुत सारे टेम्पल्स में इनफैक्ट अभी भी अगर मालूम पड़ जाए ना वहां के पंडित लोगों को कि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो उसको मंदिर में घुसने ही ना दे। अभी भी ऐसा होता है। तो उस चीज के अगेंस्ट इन्होंने फाइट की, तो बहुत बड़ा एफर्ट है, क्योंकि अभी अगर हम सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो पब्लिक बिल्कुल मारने पीटने पे आ जाती है ना। तो उस टाइम करना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और उनके राइट्स के लिए ये फाइट कर रहे हैं और पूरे जीवन भर करते रहे। और इसके लिए समझो आप गांधी जी से पंगा ले रखा है इन्होंने, ये बनी ही नहीं कभी बात इन दोनों की आपस में। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि ये अलग चीज चाहते हैं, वो सिर्फ बातों से संभालना चाहते हैं चीजों को, और ये चाहते हैं ठोस कार्यवाही। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाँ, जो भी लोग लेट आ रहे हैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें, 9:30 से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो पूरी क्लास करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। 9:30 पे कोशिश करें आ जाए, ठीक है। बाकी मैं मैसेज तो डाल ही देता हूँ अब, कि जिससे आपको याद रहे कि हमारी क्लास है, तो उस टाइम तो थ्रू थ्रू हाँ, म्यूट कर लीजिएगा। Throughout his life, he fought for the right of the Dalits and other social backward classes. अब यहाँ पे ध्यान रखो कि सिर्फ दलित के लिए ही नहीं फाइट कर रहे हैं ये, जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उन सभी के लिए इन्होंने फाइट की। और फाइट कैसे कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई बहुत करी हुई है, तो उससे इनको अवेयरनेस है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद he was appointed an India's first law minister. अब यहाँ पे भी एक चीज समझिएगा, इतना आसान नहीं था इनका लॉ मिनिस्टर बन जाना, जबकि ये ऐसे इंसान है जिसे जवाहरलाल नेहरू भी चिढ़ते हैं। मतलब ऐसे लिखना नहीं है, कभी भी चिढ़ने वाली बात है ना, इसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको मैं, कि जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते कि ये आए, महात्मा गांधी जी भी नहीं चाहते कि ये आए, और तब भी इनको लॉ मिनिस्टर बनाया जाएगा। इनको कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम दिया जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मिनिस्टर बनेंगे। तो आप समझ लो कि एक ऐसा इंसान जिसको कुछ लोग नापसंद करते हैं, तब भी उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? क्वालिटी, नॉलेज। उससे हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है, आईएएस बनो नहीं बनो कोई अलग, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। भले ही ये पीएम नहीं बन पाए, वो आप समझ सकते हो ना, पीएम अलग चीज होती है, पीएम नहीं बन पाए लेकिन तब भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं इनको, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये कैबिनेट में रहे जवाहरलाल नेहरू के, और इनको बाद में मतलब मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया। तो ये नाम ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न इनको मिल रहा है। और अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भैया कुछ लोगों को आफ्टर डेथ मिला है, तो कुछ लोगों को जीते जी भी भारत रत्न मिला होगा। तो आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर ये बात छिड़ जाए तो 2-3 नाम याद कर लेने हैं जिनको जीते जी यानी जीवित रहते हुए भारत रत्न मिला हुआ हो। कोई एक आधो नाम याद आ रहा है अभी आपको जिनको जीते जी भारत रत्न मिला है? सर इंदिरा गांधी जी को मिला है शायद। बस, और किसी को नहीं? सर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम, और किसी को नहीं मिला? अरे ये तो बहुत नॉर्मल से नेम थे ना। ऐसे आप देखो सचिन तेंदुलकर को भी तो मिला हुआ है भारत रत्न, है ना? हाँ, अल्ताफ बताइए, अल्ताफ हैंड रेज किया आपने, ठीक है कोई बात नहीं। तो भारत रत्न आप ऐसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है। आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी पहले से प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है। अब्दुल कलाम को मिला हुआ है, इंदिरा गांधी जी को भी मिला हुआ है। वो तो देखो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को मिलना बहुत आसान होता है कि पॉलिटिक्स में है, खुद ही पीएम है, तो वो मिल जाना आसान है, बट नॉर्मल लोगों को मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो बस आपको नाम ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए, भीमराव अंबेडकर वॉज born to
रामजी मलोजी सकपाल एंड भीमाबाई सकपाल, ये इनके फादर एंड मदर हैं। ऑन अप्रैल 14, 1891 इन महू इन मध्य प्रदेश, तो जगह का नाम है मध्य प्रदेश में, वहां ये बॉर्न हुए थे। फादर मदर का नाम मोस्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन तब भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। भीमराव रामजी अंबेडकर जो ऊपर है ना, तो रामजी जो है इनके फादर का नाम है, और अंबेडकर इनके टीचर का नाम था, है ना, गुरु, जिन्होंने इनको समझाया, सिखाया, पढ़ाया, या फिर जिससे ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड मतलब प्रभावित हुए, उनका नाम है अंबेडकर। ठीक है, आगे देखिए। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज बाबा साहेब हैड टू फेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थ्रू ऑल्दो ही वाज एबल टू अटेंड स्कूल। अब बता रहे हैं इनका स्ट्रगल क्या है लाइफ के अंदर। स्ट्रगल ये है कि बचपन से ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, मतलब जहां भी जाएंगे बच्चे बोलते हैं कि यार तू ये वाला पढ़ने वाला काम थोड़ी ना कर सकता है, तू दूसरा काम करेगा, जा वहां पे जा, पढ़ना नहीं है, लेकिन तब भी ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ही एंड अदर चिल्ड्रन ड्यू टू देयर कास्ट वर सेग्रीगेटेड एंड गिवन टाइटल अटेंशन बाय द टीचर्स। और हु कह रहा है, टीचर भी आके अलग कर दे रहा है कि भैया तुम अलग बैठो, तुम अलग हो, तुम इनके साथ नहीं बैठोगे, इनको टच नहीं करोगे, ऐसा कुछ चल रहा है इनके साथ। ठीक है, in 1908 he entered Elphinstone College है, which was affiliated to the Mumbai University of Bombay। तो एल्फिस्टन कॉलेज में इनको एडमिशन मिला 1908 में, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। बिकमिंग द फर्स्ट फ्रॉम हिज कम्युनिटी टू डू सो, यानी ये अपनी कम्युनिटी में पहले इंसान है जो यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, मतलब बाकी लोग तो यूनिवर्सिटी पहुंच ही नहीं पाए हैं कोई। पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरी कम्युनिटी में किसी को भी इतना मौका नहीं मिल रहा है कि वो किसी यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए, यूनिवर्सिटी में एंट्री मिलती नहीं है। बाय 1912 ही ऑब्टेन्ड हिज बीए डिग्री। तो ऐसे मान लो कि 1908 में गए, 4 साल में बीए हुई इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। अब यहां से इनकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। इन 1913 ही मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन अ स्कॉलरशिप, मतलब यूएस चले गए स्कॉलरशिप पर, अवॉर्डेड बाय द गायकवाड़ रूलर ऑफ बड़ौदा, यानी बड़ौदा के रूलर ने इनको मनी दिया, एक तरीके से स्कॉलरशिप दिया कि भैया तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो। Then he passed his MA exam in June 1915, मेजरिंग इन, मतलब जो सब्जेक्ट इनका था वो इकोनॉमिक्स था। ही रिसीव्ड हिज पीएचडी इन इकोनॉमिक्स इन 1927। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप लोग सोचिएगा कि यार स्टार्टिंग की एजुकेशन तो इकोनॉमिक्स में है, और इनको काम क्या दिया गया, लॉ मिनिस्टर का, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो इससे परेशान नहीं होना है, ये सिर्फ स्टार्टिंग की बात की जा रही है कि स्टार्टिंग में इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इसके बाद तो इन्होंने कोई सब्जेक्ट छोड़ा ही नहीं है, लॉयर बन गए, बैरिस्टर की पढ़ाई कर ली, और पता नहीं कौन कोई डिग्री कर ली है। तो वो देखिएगा आप, ही रिसीव्ड पीएचडी कर ली इन्होंने 1927 में एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और ये कोई छोटा मोटा स्कूल मतलब नहीं है, कॉलेज बोलते हैं बेसिकली इसको, बहुत बड़ा कॉलेज है, आज भी है। ठीक है, he took a master's degree in 1921. In 1923 he finished his law, फिर लॉ कर लिया इन्होंने, studies and was admitted to the British bar as a barrister, और ब्रिटिश बार काउंसिल में लॉयर बन गई है। ठीक है, उनको क्या बोला जाता था उस टाइम में, बैरिस्टर। और वो जो किसी भी कंट्री में बार काउंसिल होती है उसे बोलते हैं उस कंट्री का बार, तो मतलब ब्रिटिश बार यानी ग्रुप। ठीक है, उसके अंदर ये है। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। While practicing law in the Bombay High Court, he tried to uplift the Dalit in order to educate them. जब इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, जब ये लॉ पढ़ने लगे, तो इनको मालूम पड़ गया भाई कानून वानून क्या होता है, कैसे काम करना है, और इन्होंने लॉयर बनना ही चूज किया। चाहते तो इकोनॉमिक्स की भी फील्ड में जा सकते थे, लेकिन इन्होंने लॉयर बनना चूज किया और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग गए। और प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, हमेशा दलित के मुद्दे उठा रहे हैं, भैया इनको राइट नहीं मिला, राइट दो, है ना, इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उसके लिए काम कर रहे हैं। His first organized attempt to achieve this was the बहिष्कृत हितकर्णी
सभा, इन्होंने एक ग्रुप बनाया। बहिष्कृत हितकर्णी सभा का मतलब क्या है? जिन लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है उनके हित को लेकर इन्होंने ग्रुप बनाया। ठीक है, ये हिंदी में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन करते हो इसको, लेकिन अभी मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा का मतलब ये है जितने भी लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया है या फिर त्याग दिया गया है उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब क्या काम कर रहे हैं? टू प्रमोट एजुकेशन। इनका मानना यह था कि किसी भी इंसान को पहले एजुकेट कर दो, अगर आपने एजुकेट कर दिया तो वो अपने आप अपना भला देख लेगा। ठीक है, तो प्रमोट करना एजुकेशन को एंड सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, इसे हिंदी बोलते हैं सामाजिक आर्थिक विकास या फिर उत्थान। सामाजिक आर्थिक विकास, ये बहुत बड़ा वर्ड है, सुन लीजिए आप लोग। हम लोग भी क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है, आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो? हमें अपना क्या चाहिए? सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट चाहिए। तो सामाजिक आर्थिक उत्थान या विकास का मतलब क्या होता है? जो समाज में हमारी स्थिति है उससे हम ऊपर उठ जाए, पहली बात। जो हमारी आर्थिक स्थिति है उससे हम ऊपर उठ जाए, क्योंकि अगर देखो गरीब आदमी को कोई नहीं पूछ रहा, अगर मनी है तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो अगर किसी भी कास्ट में या फिर किसी भी कम्युनिटी में सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट हो गया तो डेफिनेटली वो अपने आप ही अब डिप्रेस नहीं रहेगा। डिप्रेस मतलब उसे कोई शोषण नहीं कर पाएगा उसका, और जब कोई शोषित नहीं रहेगा तो अपने आप ही क्या हुआ? कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी। तो आपसे पूछ सकता है, यूपीएससी में पूछ सकते हैं कि भाई बताओ, आप अगर समाज को या फिर आप जिस जिले में जा रहे हो उस जिले में आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो क्या करोगे सबसे पहले, है ना? तो ये तो बोल मत देना कि वो हम रुपए बांट देंगे पब्लिक को, है ना, तो बेकार है बात। और मोदी जी वाली बात भी मत ही करना, मतलब जो कर देते हैं, मतलब कर सकते हो, है ना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो नहीं करना है, लेकिन ऐसे बोलो कि आप सबसे पहले क्या काम करो, वहां पर एजुकेशन और हेल्थ इनको डेवलप कर दो। क्योंकि अगर इंसान बीमार है तो पढ़ नहीं पाएगा, और पढ़ नहीं पाएगा इसलिए वो बीमार भी हो सकता है क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और यही कारण है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले किस पर फोकस किया है? स्कूल यानी एजुकेशन पर और हॉस्पिटल्स पर, हेल्थ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी को फ्री में मनी दे देना, मनी प्रोवाइड करना नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, घर दे देना नॉट अ सॉल्यूशन, जॉब दे देना ये भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं होगी ना और हेल्थ नहीं होगी तो ये सारे काम बेकार है। बात समझ में आ गई? हाँ जी, जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आई, बात पहुंची? ओके, अब आगे देखो। अब ये क्या करना चाहते हैं? इन्होंने बोला कि सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट तो करना ही है, उसके साथ साथ क्या करना है? एज वेल एज द वेलफेयर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। उन्होंने बोला भलाई भी करनी है, क्योंकि मालूम पड़ा कि पढ़ाई दे दी, सोसाइटी के अंदर हेल्थ वेल्थ दे दी, रुपया है ही नहीं, तो वेलफेयर भी जरूरी है। मालूम पड़ा पढ़ने आते तो स्कूल है, घर में झोपड़पट्टी पड़ी हुई है, पानी टपक रहा है, तो वेलफेयर भी जरूरी है। और वेलफेयर का मतलब ही होता है कि सोसाइटी में उनकी स्थिति को मजबूत करना। और स्थिति कैसे मजबूत होगी? उनको सोर्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करके। आप रुपए दोगे किसी को वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपने किसी को सोर्स ऑफ अर्निंग दे दिया वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो वो चीज बात की जा रही है यहाँ पे। For the protection of Dalit rights, he started many periodicals like मूक नायक, ठीक है, बहिष्कृत भारत, इक्वलिटी जनता, ठीक है, ये कुछ पेपर्स हैं इनके। आप ये मान लो कि इन्होंने पत्रिकाएं साप्ताहिक हो सकती हैं, 15 दिन में निकलने वाली हो सकती हैं। पीरियोडिकल का मीनिंग होता है एक निश्चित अंतराल के बाद निकलने वाली पत्रिका या फिर पेपर, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। कौन कौन से बनाए उन्होंने? तो मूक नायक, मूक यानी चुपचाप नायक, जो मतलब बोल नहीं पा रहा जो कुछ, वो। बहिष्कृत भारत और इक्विलिटी जनता, ये कुछ इन्होंने पेपर निकाले। बाबा साहेब वॉज अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। अब एक यहाँ पे ये भी पॉइंट बड़ा है, ड्राफ्टिंग कमिटी क्या होता है? कई बार यूपीएससी में, कई बार मैंने कई एस्पिरेंट से बात की तो उनसे पूछा गया कि भाई ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? क्या इन्होंने बैठ के लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो समझ लीजिएगा यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, आप लोगों को मालूम ही होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी लोग थे, है ना। स्टार्टिंग में 389 फिर 299, है ना, इंडिया के पार्टीशन के बाद लगभग मैं मान लेता हूँ कि 200 250 लोग तो थे ही। तो फिर इनका रोल क्या रहा, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है चीजें कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में रखनी है, पहली बात। दूसरा, उसका सीक्वेंस क्या होगा। जैसे आप पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने पढ़ा है थोड़ा बहुत उनको आइडिया होगा, जो लॉ बैकग्राउंड से होंगे उनको आइडिया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे ही आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले ही पेज पर लिखी हुई है प्रियम्बल। प्रियम्बल बताती है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। जैसे हम बुक पढ़ते हैं ना, बुक का फर्स्ट पेज प्रीफेस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये बुक किस पे बेस्ड है, तो प्रियम्बल हमें बता रहा है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है। अब ये डिसाइड करना, ये तो हमको मालूम पड़ गया ना, किसी ने पहले लिख दिया प्रियम्बल को, तो प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, बिल्कुल करेक्ट। प्रियम्बल पहले ही रखनी थी, ये किसने सोचा, बी आर अम्बेडकर ने। उसके बाद जब फर्स्ट आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो वो क्या है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज भारत, और भारत नोन एज इंडिया। तो उन्होंने पहले डिफाइन कर दिया कि यार जिस कंट्री में आप रह रहे हो ना, आप कौन हो, आप भारतीय हो, जैसे इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ऐसा समझो। तो अब ये लाइन पहले लिखनी थी, एंड में लिखनी थी, कब लिखनी थी, वो सब कुछ डिसाइड करने वाला इंसान कौन है, बी आर अम्बेडकर। और प्लस ऐसा भी नहीं है कि जिसने जो जो बोला सब कुछ लिख दिया, नहीं, उस पर डिबेट हुई, बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं, है ना, बहुत सारी चीजें एड ऑन की गई हैं। तो वो सब कुछ काम किसकी देखरेख में हुआ है, वो हुआ है बी आर अम्बेडकर की देखरेख में। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि इनका बहुत बड़ा रोल रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। पॉइंट समझ में आ गया। ड्राफ्टिंग में और राइटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को। राइटिंग नहीं की है, ड्राफ्टिंग की है इन्होंने, ठीक है। Set up by the Assembly to write India's new constitution, Baba Saheb Ambedkar emphasized the need to establish harmonious relations between all classes of the society. ये लाइन याद रखिएगा। ये क्या चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जिससे सभी तरह के लोगों के बीच में एक हार्मनी बनी रहे। हार्मनी का मीनिंग होता है तारतम्यता। तारतम्यता को कुछ ऐसे समझिए आपकी आपसी भाईचारा बना रहे। ऐसा ना हो कि कल को लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उन्हें मालूम पड़े कि यार इन लोगों के हिसाब से तो ज्यादा फायदा मिल गया, दूसरों को फायदा नहीं मिला है। कई बार ऐसा हो सकता है क्योंकि जो लोग लिखने वाले हैं मेजोरिटी ऑफ पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है वो अपने भले के लिए लिख दें। तो इन्होंने ये ध्यान रखा कि अलग अलग क्लास के लोगों के बीच में, अलग अलग सोसाइटी के लोगों के बीच में हार्मनी बनी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठता है रिजर्वेशन वाली बात। कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बोलते हैं यार रिजर्वेशन दे दिया, गलत बात कर दी इन्होंने, रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए था। तो भैया देना चाहिए था, सही है ना। अब ऐसे मेरे ऊपर मत जाना, हालांकि मेरे को नहीं मिलता और मेरे को जरूरत भी नहीं है रिजर्वेशन की, बट पॉइंट ये है कि रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है जो लोग हजारों वर्षों से परेशान थे, उन्हें मौका ही नहीं मिला बराबर, लेवल फील्ड का प्लेइंग फील्ड उन्हें मिला ही नहीं इक्वल। उन लोगों को सोसाइटी में आगे करना था, बराबर स्टेब्लिश करना था, इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया था। और दूसरी बात, रिजर्वेशन हमेशा के लिए नहीं था। इन्होंने तो नहीं लिखा, कम से कम इन्होंने तो ये बिल्कुल नहीं बोला था कि रिजर्वेशन हमेशा के लिए होगा। वो तो अब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अकॉर्डिंग उस चीज को आगे कंटिन्यू रखा हुआ है। इन्होंने तो स्टार्टिंग वाला 10 सालों के लिए, फिर एक बार और 10 सालों के लिए इंप्रूवमेंट अपने आप किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो बस इतना था कि जो लोग सोसाइटी में पीछे छूट गए हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अवेयरनेस, जिनके पास संसाधन नहीं थे, जागरूकता नहीं थी, उन लोगों को आगे लाने के लिए इन्होंने रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था। और इसका मतलब ये था हार्मनी बना के रखना। अब ये समझो जरूरी क्यों है, ये भी समझो आप। ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह पर अगर एक बहुत रिच लोग हैं और बिल्कुल पास में बहुत गरीब लोग हैं ना, तो ध्यान रखिए जिस दिन भी गरीब लोगों को मौका मिला वो अमीर लोगों के घर को तोड़ देंगे, चोरी कर लेंगे वहां पे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा पड़ोसी भी उतना ही या फिर इतना तो कम से कम हो सक्षम कि वो फूड वगैरह खा सके। ऐसा नहीं कि खाने के लिए फूड है तो वो एक दिन हमला कर देगा
और यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी है, ये भी समझ लेना आप, है ना। और अपना सोचने का ब्रॉड व्यू बढ़ाना है अपन को, है ना, व्यू बढ़ाना है अपन को। ऐसा नहीं कि हम लोग छोटी सोच रखें। जैसे कि एक चीज हुई थी, मैं आपको लाइव मतलब एक एग्जांपल देता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल की हेल्प की थी ड्यूरिंग द कोरोना। अगर आपको मालूम हो तो कि इंडिया ने वैक्सीन, मेडिसिन, सैनिटाइजर और कुछ मनी नेपाल, भूटान जैसे देशों को दी थी। किसी को आइडिया है ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर। हुआ था। और उस टाइम इंडिया के पास खुद के पास कमी है, उनके पास वैक्सीन नहीं थे, प्रॉपर सैनिटाइजर्स नहीं थे, बहुत मारामारी चल रही थी। क्यों करा ऐसा गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है कि अगर हम ही लोगों ने सारा कुछ रख लिया और पड़ोसियों को नहीं दिया तो भैया वो अटैक कर देंगे हमारे ऊपर। अटैक नहीं भी कर दे तो वो मौका ढूंढते रहेंगे, फिर जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन बदला लेंगे वो। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पड़ोसी भी सक्षम हो। इसीलिए जब कभी आप घर वगैरह बनाने की सोचो ना, तो पहले कॉलोनी और सोसाइटी देखें ना, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पे बहुत गरीब लोग रह रहे हैं वहां पे अपना महल खड़ा कर दिया, मत करना खड़ा, वो लूट खाएंगे। इसीलिए लोग जब घर बनाते हैं तो सोसाइटी अच्छी देखते हैं। क्यों? अगर सोसाइटी अच्छी होगी तो वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज कम होंगी। डेवलप्ड कंट्रीज में काफी कुछ बेहतर है। क्यों है? क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो चुकी है, तो पंगा नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि वो क्या चाहते थे, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस एंड सोसाइटी में आपस में क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा टर्म है। क्या चीज बोल दिया इन्होंने? हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखें। इन 1950 बाबा साहिब कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। अब हुआ क्या, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं कर पाए और फिर दुखी इंसान। और फिर मतलब ये अपन समझा रहे हैं ना, लिखना नहीं है ऐसा, मतलब उन्होंने तो बस अडॉप्ट कर लिया ना। तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, मैं तो ये चाहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन हो ही ना। और आपको मालूम ही होगा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये रिलीजन इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही डेवलप हुए थे कि यहाँ पर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री, जहां पे हम लोग बात करेंगे इन रिलीजन्स के ओरिजिन की, तो ये रिलीजन ओरिजिनेट हो ही इसलिए पाए थे कि जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं जिनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो सभी लोग कहां पे आ गए, बुद्धिज्म और जैनिज्म में। जैनिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जैनिज्म में रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, कड़े नियम कायदे हैं। हालांकि आज की डेट में इतने नहीं माने जाते हैं, लेकिन पहले के टाइम में नियम कायदे काफी कड़े थे। और बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म बिल्कुल यूपीएससी है। यूपीएससी कैसे है? बुद्धिज्म बात करता है मिडिल पाथ की, कि भैया अपना काम निकाल लो। यूपीएससी में क्या होता है, आप एकदम आईएएस बन गए तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने रिवॉल्ट किया, तुमने गोली चलवा दी, बोले गोली मार दो, सस्पेंड हो जाओगे। वहां पर क्या होता है, बातचीत करके मुद्दे को सुलझाना। हर परिस्थिति में आपको मुद्दा को सुलझाना है, बढ़ाना नहीं है। जैनिज्म क्या बोलता है, स्ट्रिक्ट आइडियल फेज। वो बोलता है कि अहिंसा, हिंसा होनी नहीं चाहिए। मुंह में पट्टी बांध ली उन्होंने कि गलती से भी कोई बैक्टीरिया ना चला जाए मुंह में। अब ये तो वही अतिवादी काम हो गया बहुत ज्यादा। बुद्धिज्म क्या बोलता है कि बस अहिंसा, मतलब हिंसा मत करो, कोई मरी गया तो अलग बात है ना। तो यहाँ पे क्या फॉलो करते हैं, मिडिल पाथ। तो बुद्धिज्म इनको बेस्ट लगा और इन्होंने, ऐसा नहीं खुद ने, इनके साथ बहुत सारे इनके फॉलोअर्स थे जिन्होंने कंबाइंडली बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। इनका मानना ये था कि भले ही मैं एक ऐसे कास्ट में बॉर्न हुआ हूं जहां पे लोग इनको अनटचेबल मान रहे होते हैं, लेकिन ये अनटचेबल की फॉर्म में मरेंगे नहीं। और दैट्स व्हाई इन्होंने क्या कर लिया, रिलीजन अपना चेंज कर लिया। और बहुत भीड़ थी इनके साथ, है ना, बहुत बड़े लीडर थे ये। तो उन सभी ने क्या अपना लिया, बुद्धिज्म। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब इनकी डेथ हो रही है तो इनके पास रिलीजन, ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बुद्धिज्म से। On October 14, 1956, Baba Sahib organized a public ceremony to convert around 5 lakh of his supporters to Buddhism. तो जैसे मैंने बताया था आपको, अकेले नहीं, 5 लाख लोगों ने एक साथ बुद्धिज्म अपना लिया। अब आप सोचो, अगर 1 लाख लोगों की भीड़ भी खड़ी हुई होगी उस रैली में, तो समझो कितना, मतलब पॉपुलर कितने बड़े इंसान रहे होंगे कि इनके बोलने पर इतने सारे लोग आ गए और कन्वर्ट हो गए, है ना। मतलब बहुत बड़े मास लीडर आप इनको बोल सकते हो।
तो इनके साथ इन्होंने क्या कर लिया, अपना रिलीजन चेंज कर लिया। बाबा साहेब पास्ड अवे एट हिज होम इन दिल्ली ऑन December 6, 1956। मतलब उसी ईयर में, सेम ईयर, अक्टूबर में इन्होंने रिलीजन को चेंज किया और दिसंबर में। अब ऐसा नहीं है कि रिलीजन की वजह से कुछ हो गया, नहीं, पहले से ही तबीयत खराब थी, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे अभी के टाइम में अगर हम बोले तो वही कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बीपी की दिक्कत है, वो सब कुछ। तो December 6, 1956 में इनकी डेथ हुई, घर पे हो रही है। He made immense contribution in shaping modern India। और भारत को भारत बनाने में या फिर आधुनिक भारत बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आई होप हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ रहा है ना, कोई डिफिकल्टी तो फील नहीं हो रही है हिंदी मीडियम वालों को, है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बाकी तो हिंदी में बुक पढ़ लेंगे ना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी प्रॉपर। हाँ, आगे देखिए, he lead millions of oppressed to a life of self respect, dignity and responsibility। उन्होंने मिलियंस लोगों को, और जब भी मिलियन आता है ना, मेरा मन कर ही जाता है कि पूछ लूं मैं। वैसे मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, 1 मिलियन इक्वल्स टू होता है 10 लाख, 1 बिलियन इक्वल्स होता है 100 करोड़। 10 करोड़। लिख लेना, गलत मत कर देना। मैं अपनी क्लास जब भी लेता हूँ ना, मैं तब बोलता हूँ, और हर बार ऐसा होता है कि 2-4 लोग होते हैं गलत बोल देते हैं। ये बिल्कुल नहीं बोलना है ना, मिलियन एंड बिलियन में गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल को आईएएस बन जाएंगे, तो ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, तो हुआ क्या, इन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल्स की लाइफ के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, डिग्निटी जिससे हम बोल सकते हैं प्रतिष्ठा या आत्मनिर्भरता, ऐसा कुछ, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप किया, यानी उत्तरदायित्व, यानी लोगों की लाइफ को सुधार दिया। पहले बहुत ही डाउनवर्ड रहते, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके किए गए कामों की वजह से ही लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन हो, इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। उनको ये मौका मिल पाया है कि उन्होंने अपनी लाइफ, अपने परिवार की लाइफ को इम्प्रूव किया है ना, तो इनका बहुत बड़ा रोल हुआ इसके अंदर। आगे देखिए, ये एक फोटो है जो आपको दिख रही होगी, डॉक्टर अंबेडकर being sworn in independent India's first minister of law in जवाहरलाल नेहरू's कैबिनेट, यानी जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में ये कानून मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। डन। तो यहां तक हमारा मूवमेंट हमने पढ़ लिया। कौन सा मूवमेंट पढ़ लिया हमने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ लिया, ठीक है, नॉन कॉपरेशन कर लिया। अगला जो मूवमेंट है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 90, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं अभी, मैं आगे का जितना फ्रेम है वो समझा रहा हूं, है ना, कहां तक जाएंगे हम लोग मॉडर्न इंडिया में, तो वो सुनिएगा आप, देन हम फिर उसको रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो समझ लीजिए 1934 हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, 1934 तक। 1934 तक ये सब कुछ काम हो गया। इसके बाद अगला जो मूवमेंट होगा वो है अपना क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे मैंने एक बार पहले भी ओवरव्यू दिया है, बट दोबारा सुन लीजिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी फिर से सोचेंगे, और वो टाइमिंग क्या है, 1942। 1942 मतलब 1939 में वॉर हो रही है। और जैसे कि एक चीज यहाँ पे मैं एड ऑन करना चाहूंगा, वॉर है दो, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। हालांकि उसको पढ़ाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन मैं अभी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ा दूंगा वो चीजें। क्यों पढ़ा देंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे बीच बीच में उसका रेफरेंस आता है कि भाई कैसे क्या हुआ, है ना, मूवमेंट कैसे हुआ, वॉर का इम्पैक्ट क्या है। तो यहाँ पे समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हो रही है, उसका फ्रेम समझाऊंगा मैं अभी आपको, और उसका कनेक्शन क्विट इंडिया मूवमेंट से, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, तो वो सुनिएगा आप। वर्ल्ड वॉर 2 होना ही था, ये डिसाइड हो गया था वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ही। अब कोई आपसे पूछ ले कभी कहीं पर भी, एग्जामिनेशन में, मेंस में, या फिर कहीं पर भी, तो कैसे होना ही निश्चित था। ऐसे समझिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ ना, तो एक ट्रीटी की गई। उस ट्रीटी का नाम मालूम है किसी को, क्या था वो? हाँ जी, एनी आइडिया किसी को? और जिनको भी आइडिया नहीं है ना, ध्यान रख लीजिए, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो।
एनसीईआरटी पढ़नी है, नहीं तो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, जैसे हमने क्लास में पढ़ा है वो सुन लो आप। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी वीडियोस, पुराने वीडियोस ढूंढो आप उसमें से ना, उस चैनल पर जाकर उनको सुन लो बैठ के, है ना। मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी ही पढ़ाई हुई है, रीडिंग की हुई है, बिल्कुल भी उल जलूल काम नहीं है, कहानियां नहीं सुनाई, उसमें बिल्कुल समझाया हुआ है, तो सुन लो। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो जर्मनी में एक ग्रुप बना जिसका नाम था वीमार रिपब्लिक, जिसे वाइमर रिपब्लिक भी बोलते हैं। उनके साथ ट्रीटी हुई, कि लोगों ने की, जीती हुई कंट्रियों ने। कौन है जीते हुए? ब्रिटेन और ब्रिटेन के साथ वाले कंट्री। किसके साथ ट्रीटी हुई? जर्मनी के साथ। ट्रीटी क्या हो रही है कि जर्मनी ने वॉर स्टार्ट की है, इसीलिए एक तो उसे हर जाने के दौरान मनी देनी होगी, और लगभग लगभग 6 बिलियन पाउंड मनी मांगी गई। बहुत बड़ा अमाउंट है ना, 600 करोड़ पाउंड। एक तो अमाउंट ऑफ मनी मांग लिया, दूसरा जर्मनी को बोला कि तुम यार अपना जितना भी कोल निकलता है तो हमें दे दो, एरिया वो वाला कोल वाला, जहां से आयरन निकलता है आयरन भी हमको दे दो। 75% के आसपास एरिया ले लिया उन्होंने उसका। इसके अलावा बोला गया कुछ एरिया जो रिसोर्सफुल थे, जैसे राइनलैंड जैसा एरिया था, वो भी ब्रिटिश और उसके सहयोगी लोगों ने ले लिया। अब सोचो, किसी कंट्री को डिफीट करा तो यार कैसे कपड़े उतार लोगे क्या? मतलब कपड़े ही उतार लिए इन लोगों ने तो वो इंसान बदला, मतलब वो कंट्री बदला तो लेगी कभी ना कभी। और यही हुआ। ट्रीटी के बाद ये पक्का था कि यार इसका जो एक्शन का रिएक्शन है वो तो होगा ही होगा, और हुआ भी। 1919 में ट्रीटी हुई, और 1934 के बाद जब हिटलर पावर में आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। टाइमिंग क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किसी को याद है? यस, ईयर से याद है किसी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के? सर 1939 to 1945। वेरी गुड, 1939 टू 1944। अब यहां तक दुनिया कैसे पहुंच गई? जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो ब्रिटिश, मतलब जर्मनी की आर्मी के अंदर हिटलर एज ए मैसेंजर काम कर रहा था। मैसेंजर यानी जो सिग्नल्स को, मतलब इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। जब जर्मनी हार गया तो उसको बड़ा दुख हुआ यार, बोला इतनी मेहनत करी हार गई जर्मनी यार। तो उसका बिल्कुल ही मन उठ गया और उसने क्या किया, एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी। और ये एक बड़ा चेंज है लाइफ के अंदर कि एक आम सोल्जर कंट्री का मतलब हेड बन जाएगा। पहले वो आर्मी में सोल्जर था, आर्मी छोड़कर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी, पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाया, इलेक्शन फाइट किए। पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे आपको राइज ऑफ हिटलर के अंदर। और 1933 के अंदर, अब सोचो आप, 1919 में क्या था वो, जर्मनी की आर्मी के अंदर एक सोल्जर 1919 में, ठीक है। और 1933 में वो कंट्री का चांसलर बन गया। चांसलर लाइक कंट्री का प्रेसिडेंट, वो पीएम। जर्मनी में अभी भी क्या कौन होते हैं? चांसलर होते हैं। 1933 में चांसलर बनने के बाद वो पूरी कंट्री का पावर अपने हाथ में लेता है और एक एक्ट पास करता है, का नाम है इनेबलिंग एक्ट। और उसके बाद लगातार एक्सपेंशन करता है पावर में, और उसी की वजह से वॉर होती है सेकेंड, जिसे बोला गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में स्टार्टिंग के 3 साल, स्पेसिफिकली 2.5 साल, जर्मनी जीतता है। अगर मैं बात करता हूं कि 1939 और शुरुआत के 2.5 साल जीत रहा है, तो ईयर कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली 1942 आ गया, मतलब 1941 एंड 6 महीने। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप लोग? तो इस टाइम ब्रिटेन सबसे ज्यादा कमजोर था, और दूसरी तरफ से जापान ने बोला कि जहां जहां ब्रिटेन है वहां वहां हम अटैक करेंगे और उस एरिया को तबाह कर देंगे। इंडिया को डर लग गया, इंडिया को लगा कि यार ब्रिटेन के चक्कर में हम लोग ना पिस जाए। उस मौके को देखते हुए दो चीजें देखी इन्होंने, एक तो देखा कि जर्मनी लगातार जीत रहा है, और जापान इंडिया पे अटैक ना कर दे ड्यू टू ब्रिटिश। तब इंडिया में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसे बोला गया है क्विट इंडिया मूवमेंट। और अब बोला गया है कि भैया ब्रिटिशर्स तुम निकल लो, नहीं तो अब डू और डाई का स्लोगन दिया गया कि भैया इस बार भगा के मानो और नहीं तो मर जाओ। और ये भी ध्यान रखिएगा
जो इंसान अभी तक नॉन वायलेंस सत्याग्रह जैसी बातें बोल रहे थे, वही इंसान यानी महात्मा गांधी जी अब बोलेंगे कि भाई डरना नहीं है। अगर स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट हो जाते हैं तो पब्लिक खुद अपनी मर्जी से जो सही लगे वो करे। और ये क्लियर कट ऑर्डर था कि भाई तोड़ फोड़ बचानी है, मारना है, पीटना है, जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं। बस इस बार क्या चाहिए हमको, इंडिपेंडेंस चाहिए। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी देते हैं। अब यहाँ पे एक मेंस का एनालिटिकल क्वेश्चन बनता है, और अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि बताइए जो इंसान शुरुआत से अभी तक नॉन वायलेंस की बात कर रहा हो, अचानक से वो वायलेंस की बातें कैसे करने लग गए आप। ठीक है, यानी महात्मा गांधी जी कैसे अब बोलते हैं कि डू और डाई, कि या तो करो या फिर मर जाओ, यानी वायलेंस होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये समझ लीजिएगा, स्टार्टिंग में पब्लिक को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक तरीके से अवेयर कर रहे हैं कि मूवमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहला मूवमेंट पूरा रेफरेंस देना है आपको। यूपीएससी में कभी भी हल्के आंसर मत देना, नहीं तो बैंड हो जाएगी वो यूपीएससी वाले बोर्ड वाले लोग भी, और मेंस में तो नंबर नहीं देंगे वो लोग, है ना। तो रेफरेंस दो आपकी 1921 में उन्होंने स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1921 से अभी आ गया है 1942, यानी 21 साल हो चुके हैं। 21 सालों के अंदर पब्लिक प्रॉपरली ये समझ चुकी है कि मूवमेंट कैसे करना है, लिमिटेशंस क्या क्या है, और लीडर्स का थिंकिंग का व्यू क्या है। और इतना समझने के बाद, क्योंकि ये पक्का था कि जैसे ही मूवमेंट होगा लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और लीडर्स को इसलिए अरेस्ट कर लेते हैं कि अगर लीडर ही अरेस्ट हो गए तो पब्लिक इतना बड़ा कोई काम या कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। तो गांधी जी ने पहले ही बोल दिया कि अगर लीडर्स अरेस्ट हो जाते हैं तो रुकना नहीं है, जितना हो सकता है उतना आपको मूवमेंट करना है। वायलेंस होता है तो हो जाए, लेकिन इस बार उन्हें 100% क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये परफेक्ट टाइम था। ग्लोबली ब्रिटेन वीक है, इंडिया के ऊपर से कंट्रोल छूट रहा है, बहुत सारी कंट्री से भी कंट्रोल खत्म हो गया था ब्रिटेन का, और दूसरी तरफ जापान का डर, वो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू पे था कि अगर हमने इनके अगेंस्ट मूवमेंट नहीं किया तो जापान इंडियंस को ब्रिटिश का सपोर्टर मान के कहीं अटैक न कर दे, और इसीलिए पूरी कंट्री में रिवॉल्ट होंगे। और यही वो आखिरी मूवमेंट है जिसके बाद ब्रिटिशर्स इस बात पर सहमत हो जाएंगे कि भैया थोड़ा सा रुको, सांस लेने दो, हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। तब भी ध्यान रखना है कि मूवमेंट के जस्ट बाद इमीडिएटली हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली, हमें इंडिपेंडेंस कुछ टाइम के बाद दी गई। और उसके लिए ब्रिटेन में एक रिजोल्यूशन पास किया गया, एक ऑर्डर, मतलब एक तरीके से एक्ट बनाया गया, उस एक्ट के थ्रू हमको इंडिपेंडेंस मिली है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। वो फिर हम पढ़ेंगे क्लीमेंट एटली ने कैसे अनाउंसमेंट करी, फिर कैसे डेट डिसाइड की गई, लॉर्ड लुई माउंटबेटन इंडिया में आते हैं, ठीक है, एडविना उनके साथ आएगी, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू के पुराने फ्रेंड्स होंगे, फिर कैसे वो सब चीजें चेंज हुई, वो सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो नया टॉपिक है। मैं चाह रहा हूँ कि हम एक क्लास में ही पूरा कंप्लीट करा दें उस चीज को, क्विट इंडिया मूवमेंट को, इसलिए 2 पार्ट में ब्रेक नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम अभी यहाँ तक ही रखेंगे, अगली क्लास में हमारा होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वहां तक। और ये पीडीएफ मैंने यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को भेजी हुई है ना, यहाँ तक हिंदी वालों को तो अलग नोट्स दिए हुए हैं, और पीडीएफ सभी को मिली हुई होगी, सभी को मिल गई है ना। जिनको नहीं मिली है वो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ढूंढ ले, मिल जाएगी आपको। क्लियर है यहाँ तक जो आज हमने पढ़ा, उसमें कोई डाउट किसी को, और अगर कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए अभी। समझ में आ गया? हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर वो नीट के क्लास के लिए आप बोले थे ना? नीट की क्लास के लिए करेंगे, बात चल रही है, मतलब बात इन द सेंस अभी फाइनल नहीं हुई है। मैंने बताया ना आपको, मुद्दा सबसे बड़ा ये फंस जाता है ना, ऐसे मैं तो जितनी मेहनत करूँ उतना कर लूँ, सामने वाले को फ्री में महाराजी करवाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। कर रहे हैं, Yes. है ना, टीचर
आई होप होता क्या है ना, थोड़ा टीचर भी ढंग का हो, कि ऐसा नहीं कि हम किसी भी को भी उठा लें फिर वो पढ़ा ही नहीं पाए, डाउट ही क्लियर ना कर पाए, तो फिर वो भी मजा नहीं आएगा। तो हम सोच रहे हैं कि टीचर भी ढंग का हो जाए और थोड़ा कम में मान जाए, तो मैं खुद पे कर दूं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो अभी चल रही है, एक दो लोगों से बात हुई है, लेकिन वही है, उनका डेमो लिया, डेमो उतना इफेक्टिव लगा नहीं, तो डेमो इफेक्टिव नहीं लगा तो फिर मैंने सोचा कि यार रहने दो, कोई मतलब नहीं है ना, खाना पूर्ति करने का कोई मतलब नहीं है, अगर है सच में पोटेंशियल है तो ही रखते हैं। तो वो थोड़ा सा चल रहा है, बाकी होगी जरूर, है ना, रखेंगे जरूर, भले ही कुछ टाइम लग सकता है। तो तब तक अगर आप चाहें, कोई नीट का है तो पर्सनली मेरे को मैसेज कर दे, मेरी एक दूसरी टीम है, हम यस सर है। हाँ, तो उनके थ्रू आपको मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे नीट का, आप मैसेज कर देना मेरे को, तो वो मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी क्लासेस में थोड़ा सा डाइसी है, मतलब डाइसी इसलिए है कि फैकल्टी थोड़ा ढंग का हो, वो आपको मालूम पड़ जाएगा सुनकर ही कि यार ये नहीं चला पाएगा ना, तो फिर मैं ऐसा नहीं चाहता कि फिर आप लोग ही मना कर दें कि यार नहीं किया, मजे नहीं आया उनका ना, बस ये पॉइंट ऑफ व्यू से है, नहीं तो करेंगे वो वाला काम, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, कितना कुछ हो जाता है वो देखेंगे, बाकी लगे हुए हैं ना, यस करेंगे जरूर कुछ ना कुछ। हाँ जी, और कोई कीजिए क्वेश्चन कुछ। हाँ जी, और कोई है कुछ बोलना चाह रहा है? ठीक है, तो फिर इतना रखते हैं आज, है ना, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको ग्रुप पर नेक्स्ट क्लास। तब तक आप लोग प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लो एक आधो क्लास की, और ये 2-3 बार पढ़ लेना, और हो सके तो एक दो बार सुन भी लेना पूरे के पूरे नोट्स, तो चीजें क्या है ना, याद हो जाएंगे आपको स्टोरी की तरह, और फिर आप अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर पाओगे दूसरे लोगों को। ओके, तो स्नेहा, मेहनत, ठीक है, मैं आपके ग्रुप पे अलग से मैसेज डाल दूंगा अपनी अलग से जो क्लास होगी उसके लिए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू ठीक है। एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।